गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ओवर द टॉपिक्स। सो दिस आर द टॉपिक्स ऑफ अवर टुडेज लेक्चर। चलिए कौन से टॉपिक्स के ऊपर आज करनी है बातें। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको अभी रिसेंटली वहां पे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में वहां पे इंक्लूड किया गया है। देन आफ्टर दो नई रामसर साइट जो कि अभी रिसेंटली वहां पे बिहार के अंदर हमको मिली है, तो उसके ऊपर करेंगे बातें। एस्ट्रोसेट इंडिया फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी, उसको भी वहां पे 10 साल हुए कंप्लीट, तो उसके ऊपर करेंगे बातें। बीएसएनएल का एक स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टेक। देन आफ्टर गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर ईवी चार्जिंग स्टेशंस, अभी रिसेंटली वहां पे ईवी चार्जिंग स्टेशंस को बढ़ाने की हुई है बातें, तो उसके ऊपर अपने करेंगे कुछ बातें। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज अबाउट मेंस क्रिकेट एशिया कप 2025 जो रिसेंटली अभी इंडिया ने वहां पे जीता है। सो दिस आर द टॉपिक्स। चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत फ्रॉम द फर्स्ट। एंड रिसेंटली कोल्ड डेजर्ट को वहां पे ऐड किया है, कहां पे? इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो चलिए देखते हैं। इंडियाज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व विच इज इन हिमाचल प्रदेश, उसे अभी रिसेंटली वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर वहां पे किया इंक्लूड। और ये कौन सा वाला उनका वो सेशन था? दैट वाज 37th सेशन, उसके अंदर इसको यहाँ पे किया हुआ इंक्लूड। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है, किस तरीके से है। तो अ हाई एल्टीट्यूड बायोस्फीयर रिजर्व जो कि लगभग 7770 स्क्वायर किलोमीटर, और वो कहां पे है तो बोले दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। उसके ट्रांस हिमालयन रीजन का एक पार्ट है जो पिन वैली नेशनल पार्क, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रताल वेटलैंड और उसके सराउंडिंग एरियाज को वहां पे कवर अप करता है। ओवरऑल देखा जाए तो इट इज जोन्ड इनटू कोर बफर एंड ट्रांजिशन एरियाज, बैलेंसिंग द कंजर्वेशन एंड द कम्युनिटी लाइवलीहुड्स। वैसे हमको पता है कि इंडिया के अंदर जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स है उनको इस तरीके से तीन पार्ट्स में अपने करते थे डिवाइड। जो सेंटर में होता है दैट इज कोर, फिर आता है बफर और उसके बाद वहां पे आता है ट्रांजिशन जोन। कहां पे है ये एग्जैक्टली लोकेटेड तो बोले हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अगर उसके एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो 3300 से लेके 6600 मीटर की हाइट पे आपको मिलेगा कोल्ड डेजर्ट। टेराइन उसका वहां पे कैसा है तो इट इज अबाउट वी कैन से दैट विंड स्वेप्ट प्लेटूज है, ग्लेशियर वैलीज है, अल्पाइन लेक्स है, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट इकोसिस्टम वहां पे आपको मिलती है। 2009 के अंदर उसे हमने एज अ बायोस्फीयर रिजर्व वहां पे किया था एस्टेब्लिश। और रिसेंटली देखा जाए तो 2025 के अंदर उसे वहां पे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में वहां पे किया हुआ इंक्लूड। उसके अलग अलग फीचर्स वहां पे लिखे हुए हैं कि भैया फ्लोरा के अंदर उसकी क्या फीचर्स है, फोना के अंदर उसकी क्या फीचर्स है, वहां पे कितने मैमल्स मिलते हैं, कितने बर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं, स्नो लेपर्ड्स होते हैं, हिमालयन वुल्फ वगैरह है, हिमालयन आइबेक्स वगैरह भी आपको वहां पे मिल जाता है। लगभग 12,000 के आसपास के रेसिडेंट्स आपको वहां पे मिलते हैं। और अगर हम जोनेशन की अगर हम बात करें तो उसका जो कोर एरिया है दैट इज अबाउट 2665 स्क्वायर किलोमीटर्स। बफर एरिया जो है वो लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर वाला है और जो ट्रांजिशन है वो लगभग 1128 स्क्वायर किलोमीटर का है। एंड इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट इकोसिस्टम इन यूनेस्कोस WNBR। यूनेस्को का ये पूरा का पूरा ये जो नेटवर्क है उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा कोल्ड और ड्राइस्ट इकोसिस्टम धराने वाला एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व। और इंडिया में देखा जाए तो आज करंटली टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जिसमें से 13 को यूनेस्को की इस प्रोग्राम के अंदर वहां पे शामिल किया गया है, इंक्लूडिंग दिस वन। सो आउट ऑफ 18 13 जो है वो वहां पे इंक्लूड है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो 785 साइट्स 142 कंट्रीज के अंदर वो यूनेस्को की इस प्रोग्राम के अंदर शामिल है। अगर यूनेस्को की इस प्रोग्राम में आप शामिल हो जाते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है? एक तो आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, राइट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एक रिसर्च हब वहां पे बन सकता है। तो इससे बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली भी वहां पे थोड़ी सी हेल्प मिलती है, टूरिज्म वगैरह वहां पे और बूस्टअप हो सकता है।
रिसर्च वगैरह वहां पे बढ़ती है. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट दो नई रामसर साइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिहार के अंदर कौन सी दो नई रामसर साइट इस बार मिली है. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में आपको होनी ही चाहिए. दो नई रामसर साइट बिहार के अंदर कौन सी दो है, तो ध्यान रखना. एक है गोकुल जलाशय और दूसरा है उदयपुर झील. उदयपुर झील का नाम सुन के लोग वहां पे राजस्थान टिक लगाते हैं, लेकिन दैट इज इन बिहार, राइट. और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पीडीएफ है वो आपको दिख रही है कि दैट इज अवेलेबल इन बायलिंगुअल. वो आपको इंग्लिश और गुजराती दोनों में मिलती है. और इसी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे वहां पे डेली अपलोड होती है. तो इफ यू हैव नॉट ज्वाइन द चैनल येट, देन यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसके अंदर आपको हमारी चैनल मिल जाएगी. You can join the channel and you can download this PDF, which is available in both the languages, that is English as well as Gujarati. So for all those aspirants who are doing their preparation, even in Gujarati medium, you can also download the same. साथ साथ आपको मैं बता दूं कि पीडी गुरुकुल, that is the best institute in Gujarat for civil services preparation. पीडी गुरुकुल अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांचेस के ऊपर नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत आफ्टर दिवाली. और एज ऑफ नाउ वहां पे दिवाली डिस्काउंट भी ओपन है. तो अभी तक अगर आपने यहाँ पे एनरोलमेंट नहीं करवाया है फॉर न्यू बैचेस, देन यू कैन ऑल्सो फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो दैट हमारे जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे. या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस नंबर, जहां से आपको उसकी सारी वहां पे बैचेस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको वहां से मिल जाएगी. You will get all the information regarding the batches. You will also get 3 free demo sessions plus up to 50% scholarship. Yes, that is the Diwali bonus from our side. So you will get up to 50% scholarship on the admission. So अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप की जो चैनल है उसको वहां पे ज्वाइन करें. साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वहां पे एक फॉर्म मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो फिल अप दैट फॉर्म. सो देयर आर वेरियस वेज. यू कैन सी कि भैया कौन से लेवल पे यहाँ पे प्रिपरेशन होती है, किस तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है, एंड फॉर मेकिंग ट्रू द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट. तो उसके लिए आज ही वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं. चलिए टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं. तो देखा जाए तो इंडिया ने अभी रिसेंटली वहां पे दो नई रामसर साइट को किया है ऐड. और कौन सी है, तो बोले बिहार के अंदर है. एक है गोकुल जलाशय, दूसरा है उदयपुर झील. और देखा जाए तो राइजिंग दी नेशनल टैली ऑफ 93 वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कंसोलिडेटिंग इंडियाज टॉप पोजीशन इन एशिया. और ये दोनों रामसर साइट की अगर हम बात करें तो एक तो जो है वो बक्सर के अंदर है जिसका नाम है गोकुल जलाशय. एक ऑक्सबो लेक है ऑन द सदर्न एज ऑफ रिवर गंगा. और बोल सकते हैं कि इट एक्ट्स एज अ फ्लड बफर फॉर नियर बाय विलेजेस. नियर बाय विलेज के अंदर ये फ्लड को वहां पे रोकने का काम करता है. जो 50 से भी ज्यादा बर्ड स्पीसीज का वहां पे एक होम है, जहां पे फिशिंग वगैरह होती है, फार्मिंग होती है, इरिगेशन होता है, तो वो सब चीजें वहां पे होती है. जो उदयपुर झील है वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पे पड़ती है. वो भी एक ऑक्सबो लेक ही है जहां पे 280 से भी ज्यादा प्लांट स्पीसीज आपको वहां पे अलग अलग मिल जाती है. एंड इंपॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड फॉर 35 माइग्रेटरी बर्ड्स इंक्लूडिंग वल्नरेबल कॉमन पोचार्ड. और एग्जैक्टली रामसर की साइड क्या है, तो हम सबको पता है कि ईरान के अंदर 1971 के अंदर वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए और उनके सस्टेनेबल यूजेज के लिए वहां पे एक कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर प्लेस पे, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रामसर साइट्स. तो ये सारा का सारा कन्वेंशन जो है वो 1971 में वहां पे हुआ साइट. और 1975 के अंदर वो यूनेस्को के अंडर में इसको रखा गया. इसका मेन टारगेट क्या है, दैट इज टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स which are the critical ecosystems for biodiversity. They are also important for water security, flood control, livelihoods, etc. etc. और रामसर साइट में अगर होने से वहां पे कौन से उसके फीचर्स क्या क्या है, तो इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एज वेल एज इंटरनेशनल कोऑपरेशन. It also identifies the wetlands which are vital for rare ecosystem.
migratory birds, endangered species, fisheries, hydrological balances, etc. etc. इंडिया के अंदर देखा जाए तो कितने वेटलैंड्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 93 वहां पे है। 2020 में वहां पे 51 साइट्स को किया था इंक्लूड। और ग्लोबल स्टैंडिंग क्या है, तो दुनिया के अंदर हम तीसरे नंबर पे आते हैं और एशिया के अंदर अपने पहले नंबर पे आते हैं। सो दिस आर द डेटा रिगार्डिंग द वेटलैंड्स एंड रामसर साइट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं एंड एस्ट्रोसेट के ऊपर कुछ करनी है बातें, जो कि इंडिया की सबसे पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। और क्या है यहाँ पे करंट में, क्या अभी अभी इसको लॉन्च किया गया है? द आंसर इज नो। इसे वहां पे 10 साल हुए कंप्लीट इस सितंबर 2025 के साथ। एस्ट्रोसेट इंडिया फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जिसने वहां पे 10 साल कंप्लीट किए हैं अपनी ऑर्बिट के अंदर, जिसको लॉन्च किया था हमने 2015 के सितंबर में थ्रू PSLV C30। और बोल सकता है कि इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी थी, and which is capable of observing the universe in UV, visible, soft X-ray and hard X-ray bands, वो भी simultaneously, मतलब कि एक साथ, and that's why it is important. It is a collaborative project of ISRO as well as अलग-अलग इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और साथ में इंटरनेशनल पार्टनर्स लाइक कनाडा हो गया, यूके वगैरह हो गया। 2015 के सितंबर में इसको लॉन्च किया था थ्रू PSLV C30। और लॉन्च साइट कौन सी रहेगी वो तो फिक्स ही अपना, दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर, दैट इज एट श्रीहरिकोटा। और मेन उसका एम क्या था, दैट इज टू एनेबल साइमल्टेनियस मल्टी बैंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेलेस्टियल फेनोमेना, टू प्रोवाइड इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स विथ स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन ऑब्जर्वेटरीज। फॉरेन की ऑब्जर्वेटरी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी वहां पे कम करती है। और साथ में देखा जाए तो ग्लोबल एस्ट्रोनॉमी रिसर्च के अंदर वहां पे और कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ेगी, जो हमारे साइंटिस्ट का एक्सेस वहां पे वर्ल्ड वाइड ओपन करेगी। इसके अलग अलग फीचर्स, तो 5 अलग अलग पेलोड्स जो इसके अंदर वहां पे मिलते हैं। और अभी तक की उसकी अगर डिस्कवरी या फिर कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो इट हैज सॉल्व्ड अ पजल अबाउट रेड जायंट स्टार्स अनयूजुअल ब्राइटनेस। एक रेड जायंट स्टार के अनयूजुअल ब्राइटनेस का जो पजल था उसको वहां पे सॉल्व किया। Detected far UV photons from galaxies which are 9 billion years away, light years away. Showed extended emissions of the Butterfly Nebula. Discovered fast spinning black holes and studied X-ray binaries. Conducted X-ray polarization studies and captured galaxy mergers. तो इन सबको आप वहां पे यूज कर सकते हैं फॉर योर मीन्स, जहां पे इन सब अलग अलग चीजों को एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वी कैन यूज दैट। सो दैट इज ऑल अबाउट एस्ट्रोसेट्स, द फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया, जो कि हमने 2015 में की थी लॉन्च बाय PSLV C30, और आज उसको वहां पे 10 साल हुए हैं कंप्लीट। साथ में रिसेंटली अभी BSNL की बहुत बढ़िया सी न्यूज आई है कि BSNL ने एक स्वदेशी वहां पे 4G नेटवर्क स्टिक वहां पे किया है लॉन्च। चलिए उसके बारे में कुछ जानते हैं। Prime Minister of India has launched BSNL's fully indigenous, मतलब completely स्वदेशी है, 4G network stack and commissioned 98,000 मोबाइल टावर्स। 98,000 के आसपास नए मोबाइल टावर्स वहां पे लॉन्च किए हैं, वहां पे उनको एक्टिवेट किए हुए हैं। This makes India the 5th country globally to build and deploy its own telecom stack, reinforcing the आत्मनिर्भर भारत विजन। इंडिया ने पूरी दुनिया में, इंडिया जो है वो 5th कंट्री बन चुकी है जिसने खुद के एक टेलीकॉम स्टैक को वहां पे बिल्ड किया है और साथ में वहां पे ऑपरेट किया है, उसको डिप्लॉय किया हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन को वहां पे बता रहा है। और ध्यान रखना ये कंप्लीटली इंडिजिनियस है, जिसको आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत वहां पे डेवलप किया गया है। और ये कौन सी चीजें वहां पे प्रोवाइड करता है, सो इट प्रोवाइड्स, एक तो वहां पे हो गया एंड टू एंड क्लाउड नेटिव, और साथ में देखा जाए तो 5G रेडी आर्किटेक्चर फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो एक तो हो गया अपना सीडॉट, दूसरा हो गया रैन, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट वहां पे आता है TCS। और इंप्लीमेंट कौन करेगा, दैट इज BSNL विद द गवर्नमेंट सपोर्ट।
और साथ में अगर हम बात करें तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, दैट इज टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड डिजिटल सोवेरियंटी इन द टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे देखा जाए तो आज इंडिया के अंदर टेलीकॉम के अंदर बहुत सी कम कंपनीज वहां पे बची हुई है। एट दैट टाइम अगर बीएसएनएल इस तरीके से पावरफुल स्टेप ले रहा है तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर इंडिया इन द फ्यूचर to expand the universal digital connectivity covering remote border and tribal areas, और फॉरेन वेंडर्स और उसको वहां पे डिपेंडेंसी जो है वहां पे थोड़ी सी वहां पे और कम हो जाएगी। कैसे काम करता है, द क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर अलाउज सीमलेस अपग्रेड्स एंड टू एंड इंडियन स्टैक दैट एंश्योर्स सिक्योर कम्युनिकेशन एंड बेटर रेजिलियंस। साथ साथ देखा जाए तो 4G टावर्स डिप्लॉयड बाय बीएसएनएल आर डायरेक्टली अपग्रेडेबल टू 5G विदाउट एनी लार्ज स्केल हार्डवेयर रिप्लेसमेंट। आपको वहां पे हार्डवेयर को अलग तरीके से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। जो 4G टावर्स है वो ऑटोमेटिकली 5G के अंदर वहां पे अपग्रेडेबल है, एक फुल्ली इंडिजिनियस है। इसकी स्केलेबिलिटी के बारे में हमने ऑलरेडी वहां पे बात की है, दैट इज क्लाउड नेटिव डिजाइन। यहाँ पे आपको एक्सपांशन और अपग्रेडेशन के वहां पे थोड़ा सा बूस्टअप देती है। और एक फ्यूचर रेडी बोल सकते हैं, आर्किटेक्चर इज 5G कैपेबल एंड लेस फाउंडेशन फॉर 6G एडॉप्शन। सो दैट इज ऑल अबाउट बीएसएनएल्स रिसेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वहां पे और आगे बढ़ते हैं। और गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली वहां पे ईवी के चार्जिंग स्टेशन के ऊपर कुछ की है वहां पे बातें। अब क्या बातें है तो उसके ऊपर देख लेते हैं। द सेंटर हैज इश्यूड फ्रेश गाइडलाइंस, किसके रिगार्डिंग, तो बोले फॉर सेटिंग अप 72,300 ईवी चार्जिंग स्टेशन को इंडिया में वहां पे करना है एस्टैब्लिश 2000 करोड़ रुपए के सपोर्ट के साथ। और ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत हो रहा है, तो ये वाली स्कीम आपको ध्यान में रखनी है, इट इज पीएम ई ड्राइव स्कीम। एक ऐसा बहुत ही बढ़िया सा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, जो हमारे ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पे थोड़ा सा और बूस्ट वहां पे देंगे। और क्या है ये पीएम ई ड्राइव स्कीम, so this thing is implemented under the 10,900 crore project of PM E-Drive scheme with BHEL, that is designated as the project implementing agency, जो हमारी ईवी को सिस्टम को वहां पे और बढ़ाएगी। साथ में हमारी जो रेंज एंजाइटी है उसको वहां पे थोड़ी सी कम करेगी, क्लीन मोबिलिटी को प्रमोट करेंगे, और हमारे जो नेट जीरो के टारगेट्स है टिल द ईयर 2070 तो उसको वहां पे अचीव करने में थोड़ी सी हेल्प करेंगे। की फीचर्स क्या रहेंगे, तो देखिए यहाँ पे ना एक तो सब्सिडी सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी 100% सब्सिडी फॉर चार्जिंग स्टेशंस इन गवर्नमेंट प्रीमाइसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेसिडेंशियल कॉलोनीज। इन शॉर्ट अगर मान के चलो अगर कोई गवर्नमेंट की प्रीमाइस है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई रेसिडेंशियल कॉलोनी है, तो वहां पे 100% पैसा आपको सरकार देगी। अगर मान के चलो कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो वहां पे 80%। एंड अगर हम बात करें थे चार्जिंग इक्विपमेंट की एट हाई ट्रैफिक साइट्स लाइक एयरपोर्ट्स हो गया, मेट्रो बस हो गया, टोल प्लाजा हो गए, ऑयल पीएसयूज हो गए, तो वहां पे 70% सरकार आपको सब्सिडी देगी। और शॉपिंग मॉल हो गया, हाईवे आउटलेट्स वगैरह हो गए, बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस हो गए, तो वहां पे 80% गवर्नमेंट तुमको सब्सिडी देगी। सो वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ सब्सिडी बेस्ड मॉडल, जहां पे सरकार तुमको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन सी लोकेशन को दी जाएगी सब्सिडी के अंदर भी, तो वो जितने भी सिटी है जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, उसकी स्टेट कैपिटल्स के अंदर, स्मार्ट सिटीज के अंदर, मेट्रो लिंक टाउन्स के अंदर, और जहां पे हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बस डेपो हो गए, फ्यूल स्टेशन हो गए, वहां पे भी इसको और प्रायोरिटी मिल दी जाएगी। इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो देखिए वहां पे सबसे पहले नोडल एजेंसीज विल बी देयर टू एग्रीगेट डिमांड, आइडेंटिफाई द साइट्स एंड सबमिट द प्रपोजल्स वाया डेडिकेटेड पोर्टल्स। और सब्सिडी जो है वो 2 फेज में वहां पे रिलीज की जाएगी, जो कंप्लायंस और परफॉर्मेंस के बेंचमार्क के हिसाब से वहां पे सेट होगी। सो दैट इज अ काइंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। और कवरेज क्या है, तो जैसे कि हमने बात करी लगभग 72,300 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन वहां पे बनाने हैं ऑन द एक्सपेंस ऑफ 2000 करोड़ रुपीस।
And the last topic about today's current affairs lecture, that is about the recent men's cricket Asia Cup 2025, जिसको हमें पता ही है कि फाइनल में जो कि दुबई में हुई थी, वहां पे तिलक वर्मा जिन्होंने अनबिटन 69 रन्स वहां पे बनाए, उन्होंने फाइनली इंडिया को जिताया है एंड वी हैव डिफीटेड पाकिस्तान इन द फाइनल इन द मेंस एशिया कप 2025। एक ऐसा एशिया कप जो हर 2 साल में वहां पे होता है अरेंज, और देखा जाए तो वहां पे अल्टरनेटिव होता है, कभी कभार ओडीआई होता है या फिर कभी कभार T20 वाला वहां पे फॉर्मेट रहता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसकी शुरुआत हुई थी 1983 के अंदर, और इस बार का मैस्कॉट कौन सा रहा था? दैट वाज शेरू, दैट सिंबलाइजिंग द स्ट्रेंथ, करेज एंड द यूनिटी ऑफ एशियन क्रिकेट। 1984 से इसकी हुई शुरुआत, और देखा जाए तो वहां पे रोटेशनल बेसिस पे अलग अलग जगह पे वहां पे इसको होस्ट किया जाता है। ओडीआई और T20 फॉर्मेट्स दोनों के अंदर वहां पे इसको अरेंज किया जाता है। रिसेंटली देखा जाए तो वहां पे पॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा थे रिगार्डिंग द बॉयकॉट्स, लेकिन फिर भी इसको वहां पे खिला गया। वो हैंडशेक और वो सब इश्यूज आपने वहां पे देखे ही होंगे। तो फाइनली देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वहां पे हुई फाइनल, और इंडिया बीट द पाकिस्तान बाय 5 विकेट्स, और उसी के साथ ये वाला जो एशिया कप जो था वहां पे हुआ एंड। मैन ऑफ द मैच बने तिलक वर्मा और मैन ऑफ द सीरीज बने अभिषेक शर्मा। इंडिया और एशिया कप की अगर हम बात करें तो इंडिया इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम जिसको ऑलरेडी वहां पे 9 टाइटल मिले हुए हैं। श्रीलंका जो है वो 6 टाइटल के साथ, और पाकिस्तान जो है वो 2 टाइटल के साथ उसके बाद वहां पे है। और इस बार अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सामने या फिर पूरे एशिया कप की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो अनडिफीटेड वहां पे चला, और थ्रू आउट दैट हमने वहां पे एशिया कप को वहां पे जीत लिया। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर डेली करंट अफेयर्स। तो इसी के साथ आज का लेक्चर भी यहाँ पे करते हैं। कुछ नए करंट अफेयर के टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वापस करेंगे शुरुआत।